पढ़ना है वंशागति का मेंडली आधार, यानी हमें सबसे पहले आनुवांशिकता के बारे में पढ़ना है, जिसमें मेंडल लॉ को हमें देखना है। सबसे पहले हम समझेंगे आनुवांशिकता किसे कहते हैं। तो वंशागति तथा विभिन्नताओं का अध्ययन आनुवांशिकी कहलाता है। क्या कहलाता है? आनुवांशिकी कहलाता है। बताया गया कि जो वंशागति तथा विभिन्नताओं का अध्ययन है उसे हम क्या कहते हैं? आनुवांशिकी कहते हैं। पहले हम समझेंगे वंशागत किसे कहते हैं। ये वंशागत शब्द आ रहा है तो हम वंशागत समझेंगे, या वंशागत का दूसरा जो है नाम होता है आनुवांशिकी लक्षण। क्या होता है? आनुवांशिकी लक्षण। हम जानेंगे कि क्या है आनुवांशिकी लक्षण। जितने भी जीव होते हैं बेटा, इस संसार में जितने भी जीव हैं, उन सारे जीवों, जितने भी जीव हैं, उनके जो लक्षण होते हैं वह लक्षण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में हस्तांतरित होता है। यानी हम माता पिता का लक्षण जो है उसके संतानों में जाता है। अब जैसे मान के चलो, बताया जा रहा है कि जितने भी जीवधारी हैं उनका लक्षण जो है उनके संतानों में जाता है। वह लक्षण कौन से होते हैं बेटा? अब जैसे मान लो कि मनुष्य का बच्चा है तो मनुष्य होगा। अगर उसके आँख है, पैर, दो आँख, दो पैर, दो हाथ, इस प्रकार से है तो वह सेम ही होंगे। ऐसा तो है नहीं कि मनुष्य का बच्चा जो है गधा होगा, या गधा का बच्चा जो है घोड़ा हो जाए, या हाथी का बच्चा भैंस हो जाए। ऐसा होता है? नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि माता पिता के लक्षण कहाँ पहुँचते हैं? यानी उनके बच्चों में जाते हैं। तो वंशागति यानी जो हमारे पूर्वजों का लक्षण हमारे अंदर आ रहा है वही क्या कहलाता है? वंशागति कहलाता है। अब ये बताया गया कि जो लक्षण होते हैं, ध्यान सुनो, मेरी बात सुनो। पहले तो आपको मैं बता दूं कि ये जो चैप्टर है ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसलिए इनकी एक एक पॉइंट पर विशेष ध्यान दोगे आप। इसमें से ऑप्शनली क्वेश्चन से लेकर शॉर्ट टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन ये पेपर में पूछे ही जाते हैं। हर साल सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से आता है। तो ये परीक्षा के दृष्टिकोण से ये पेपर बहुत महत्वपूर्ण है, ये चैप्टर महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर को बड़े ध्यान से सुनोगे और समझने का प्रयास करोगे। हम एक एक चीज़ों को समझाएंगे, पहले एक एक चीज़ों को जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले तो हमने समझा वंशागति। वंशागति क्या? जो माता पिता के लक्षण उसके संतान में जाते हैं वो क्या कहलाता है? वंशागति कहलाता है। जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होती है? हस्तांतरित होती रहती है। अब एक चीज बताओ, जब ये लक्षण क्या होते हैं? हस्तांतरण होते हैं। तो लक्षण, माता पिता के बहुत सारे लक्षण हमारे अंदर तो मिलते हैं, बहुत सारे गुण हमारे अंदर मिलते हैं, लेकिन कुछ हमारे अंदर क्या आ जाती हैं? विभिन्नताएं भी आ जाती हैं। तो उन लक्षण और विभिन्नताओं का अध्ययन करना क्या कहलाता है? आनुवांशिकी कहलाता है। क्या कहलाता है? आनुवांशिकी कहलाता है। जिसमें जो समान लक्षण है उनको भी अध्ययन किया जाए और जो उनमें विभिन्नताएं हैं उनको भी अध्ययन किया जाए। इन दोनों को मिलाकर क्या कहता है? जिसमें अध्ययन किया जाता है उसे हम आनुवांशिकी कहते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि ये सब, ये अब बात आ गई कि सर विभिन्नताएं, अभी तो मैंने कहा कि समान। अब हमारे माता पिता के लक्षण हमारे अंदर आए हैं, बहुत सारे लक्षण एकदम समान रूप से मिलते हैं, अत्यधिक लक्षण जो है एकदम जैसे मिलते हैं, लेकिन उनसे हमारी कुछ क्या है? विभिन्नताएं भी मिलती हैं। और यही विभिन्नताएं जो है हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करती है, हमारे पर्सनालिटी को डेवलप करती है। क्योंकि सारे गुण हमारे अंदर हैं, लेकिन क्या हम एक हूबहू अपने माता पिता के जैसे ही है? कुछ हमारे अंदर विभिन्नताएं हैं ना, चाहे हमारी सोच है या हमारे रंग है, बहुत सारी विभिन्नताएं उनसे है कि नहीं है? अरे विभिन्नताओं का मतलब क्या है कि जैसे माता पिता अगर गोरे होंगे तो कोई जरूरी नहीं कि बच्चा गोरा ही होगा, काला भी हो सकता है। अगर पिता या माता बहुत लंबे हैं तो कोई जरूरी नहीं कि बच्चा बहुत लंबा ही हो जाए, कभी छोटे भी हो जाते हैं। छोटे माँ बाप के बच्चे लंबे भी हो जाते हैं, ऐसा होता है ना। ये विभिन्नताएं देखने को मिलती है कि नहीं मिलती हैं? हम सबसे पहले समझेंगे आनुवांशिकता जो है शब्द का प्रयोग किसने किया था।
तो आनुवंशिकता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वेटसन ने किया। किसने किया था? वेटसन ने किया। ये 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि आनुवंशिकता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो वह प्रयोग किसने किया था? वेटसन ने किया था। किसने किया था? वेटसन ने किया। अब यहां आते हैं, एक चीज समझते हैं, थोड़ा सा इस चैप्टर में हमको जानना किसके बारे में है? मेंडल लॉ को जानना, यानी जो मेंडल के नियम थे, जॉर्ज मेंडल महोदय जो थे, आज हमें उनके बारे में जानना है। ध्यान से सुनो, जॉर्ज मेंडल जो है कोई वैज्ञानिक नहीं थे, वह एक साधारण इंसान थे, लेकिन इन्होंने जितनी पॉपुलैरिटी इस संसार में पाया, उतना पॉपुलैरिटी हमको लगता है कि अन्य वैज्ञानिकों को नहीं मिला। मैं बता रहा था बेटा, मेंडल साहब जो थे वह एक साधारण इंसान थे, ये कोई वैज्ञानिक नहीं थे, लेकिन उन्होंने जीते जी तो नहीं, लेकिन मरने के बाद जो उपलब्धियां हासिल की, शायद वैसी उपलब्धि हमको लगता है किसी वैज्ञानिक को नहीं मिली। इसलिए हमको लगता है कि अधिकांश लोग जो है कि जॉर्ज मेंडल महोदय को बड़ा ही मान सम्मान करते हैं, और उसमें मैं भी इनका मान सम्मान बहुत करता हूँ। थोड़ी सी हम जानेंगे, इनकी हिस्ट्री को जानेंगे, उसके बाद जो है हमें तो बताया जा रहा है बेटा, जो ये मेंडल महोदय थे एक साधारण परिवार से थे। ये शुरू में जो है ये भेड़ चराया करते, काफी दिन भेड़ को चराने के बाद से ये एक बार जो है एक चर्च में गए और वहां पर जो है गार्ड की नौकरी करी। गार्ड की नौकरी करते हुए धीरे धीरे जो है वो उसी चर्च के क्या बन गए? फादर्स बन गए। और फादर्स बनने के बाद ये लगभग जो है 1856 से 1863 ईस्वी, यानी 7 वर्ष तक जो है लगातार जो है, ध्यान रखना कितने वर्षों तक इन्होंने उद्यान फसलों पर एक्सपेरिमेंट किया, तो वह 7 वर्षों तक किया था। जो मटर के फसल थे, किसका था? मटर के पौधे पर इन्होंने क्या किया था? उद्यान फसल था। 7 वर्षों तक लगातार इस पे इन्होंने क्या किया? प्रयोग किया। और प्रयोग करने के दौरान जो है इन्हें कुछ नई चीजें देखने को मिली। ध्यान सुनो, बताया जा रहा है कि जो जॉर्ज मेंडल महोदय थे, इन्होंने 7 वर्षों तक अलग अलग पौधों पर क्या किया? 7 प्रकार के पौधों पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया 7 वर्षों तक। और एक्सपेरिमेंट करने के बाद इन्होंने क्या देखा कि उसमें बहुत सारी विविधताएं मिल रही हैं, लेकिन उसी समय जो है और जितनी विभिन्नताएं इनको देखने को मिल रही थी, उन विभिन्नताओं को नोट कर रहे थे। लेकिन इनकी बातों को उस समय मानने वाला कोई नहीं था। इसलिए मानने वाला नहीं था कि वह समय था कि उस समय लेमार्कवाद और डार्विनवाद का बोलबाला था। चारों तरफ डार्विनवाद चल रहा था कि जो उनका नियम आया हुआ था, उस नियम का बोलबाला था, और उनके आगे इनके जो नियम थे कोई पूछने वाला नहीं था। न तो ये वैज्ञानिक थे, एक साधारण इंसान थे। ये अपने चीजों को करके पब्लिश भी कराया, उसको नोट करके, लेकिन उसका कोई फायदा इन्हें नहीं मिला। बाद में ये हार नहीं माने। ये कहा करते थे कोई बात नहीं है, अपना भी टाइम आए। और ऐसे करते हुए ये बेचारे निधन हो गए, इस दुनिया को छोड़कर चले गए। जब ये इस दुनिया को छोड़ के चले गए तो 3 वैज्ञानिक उस समय आए, और 3 वैज्ञानिकों ने इनके जो नियम था उन नियमों पर क्या किया? एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया। तो देखा कि अरे इन्होंने तो
बहुत अच्छी बातें लिखी है। इन्होंने जो चीज़ें बताई हैं ये तो बिल्कुल अलग है। और उन लोगों ने क्या किया, इनके नियमों को जो है पब्लिश कराया और चारों तरफ किसकी धूम मच गई, मेंडल। और इतनी धूम मची कि इनको आनुवंशिकता का सीधे जनक मान लिया गया। किसको मान लिया गया, किसको कहा जाता है, सर जॉर्ज मेंडल को कहा जाता है। इनको सब लगाया गया क्योंकि ये समान नहीं थे। तो मरने के 28 साल बाद इनको क्या मिली, ये उपलब्धि हासिल हुई थी। जीते जी तो ये उपलब्धि हासिल नहीं हो पाई, लेकिन मरने के 28 साल बाद इन्हें क्या हुआ, ये उपलब्धि हासिल हुई। और इन आनुवंशिकता को इनको क्या कहा गया, पिता भी कहा। देखो आनुवंशिकता को जो है जॉर्ज मेंडल ने सर्वप्रथम इसे कारक के नाम से, इसे फैक्टर कहा। क्या कहा था, जॉर्ज मेंडल ने इनको क्या नाम दिया था, फैक्टर नाम दिया था। आनुवंशिकता को इन्होंने क्या कहा था, फैक्टर कहा। यहाँ बना देता, इनको नाम क्या दिया था, फैक्टर यानी कारक। ये किसने दिया था, मेंडल। मेंडल महोदय ने कहा कि आनुवंशिकता जो है एक फैक्टर, यानी आनुवंशिकता में एक फैक्टर कार्य करती है, एक कारक कार्य करती है। वो कारक जो है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक जो गुणसूत्र हैं उन गुणसूत्रों को क्या करती हैं, हस्तांतरित करने का कार्य करती। और कहा कि आनुवंशिक पदार्थ जो है क्रियात्मक इकाई है। क्या है, क्रियात्मक इकाई है। बाद में जो है ये जो फैक्टर इन्होंने जो इस फैक्टर जो शब्द का नाम दिया था, इसको एक वैज्ञानिक आते हैं 1909 ईस्वी में। इस 1909 में जो है एक वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम होता है जॉनसन। क्या नाम होता है, जॉनसन। जॉनसन महोदय जो है 1909 में आकर ये जो फैक्टर था, जिसको इन्होंने फैक्टर माना था, उस फैक्टर का उन्होंने नाम क्या दिया था, जीन। क्या नाम दिया था, जीन। ध्यान से सुनो, एक बार और सुनते हैं क्या बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि मेंडल महोदय थे, इन्होंने क्या कहा कि कोई एक फैक्टर है, कोई एक कारक है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों को हस्तांतरित करता है। और वो जो कारक है जो हस्तांतरित करता है, उसको उन्होंने कहा कि वह आनुवंशिक पदार्थ का एक क्रियात्मक इकाई होता है। जो एक कारक होता है, इसको इन्होंने क्या कहा कि आनुवंशिक पदार्थ का ये क्या होता है, क्रियात्मक इकाई होता है। और यही क्रियात्मक इकाई क्या करता है, आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का कार्य करता है। बाद में एक वैज्ञानिक आते हैं 1909 ईस्वी में, जिनका नाम क्या होता है, जॉनसन। और उन्होंने आकर इस फैक्टर का नाम क्या दे दिया कि वो फैक्टर कोई और नहीं बल्कि वो क्या है, जीन है। और हमारे शरीर में जो जीन होते हैं वही एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में, या पौधों में जो जीन होते हैं वो क्या करते हैं, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या करते हैं, लक्षणों को हस्तांतरित करने का कार्य करते हैं। पहले हमने आप लोगों को जो है वंशागति का परिभाषा बता दिया था। वंशागति के बाद से आपने क्या देखा था, विभिन्नताएं देखी थी, यानी वंशागति को बताया गया, और उसके बाद से विभिन्नता बताई गई, उसके बाद से आनुवंशिकता बताया गया। इसके बाद से ये भी बता दिया गया था कि आनुवंशिकता शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, वेटसन महोदय ने किया था। इसके बाद से हमने मेंडल लॉ देखा था, मेंडल लॉ को हमने कंप्लीट कर लिया था। मेंडल लॉ कंप्लीट उनकी थोड़ी सी जॉर्ज मेंडल के बारे में हमने उनकी हिस्ट्री जानी थी। और हमने ये भी बता दिया था कि जॉर्ज मेंडल ने अपने
जो एक्सपेरिमेंट किए उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक शब्द बताया था, कोई एक ऐसा कारक है जो क्या करता है कि आनुवांशिक लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करता है। यानी वह जो फैक्ट, उन्होंने उसको फैक्टर नाम दिया। बाद में एक वैज्ञानिक आए थे जिनको हमने क्या बताया था कि 1909 ईस्वी में जॉनसन महोदय ने आया और जॉनसन महोदय ने कहा कि जो आनुवांशिक लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को ले जाता है वो कोई और नहीं बल्कि क्या है, जीन है। अब जीन क्या है इनका, अब देखो हमने इस चीज को बताया था, शायद आपने ध्यान दिया था कि नहीं ध्यान दिया, कि हमारे शरीर के जो कोशिकाएं होती हैं, प्रत्येक कोशिका में क्या होते हैं, केंद्रक होते हैं, और उसी केंद्रक के अंदर जो है अनुवांशिक पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं, अनुवांशिक पदार्थ। वो अनुवांशिक पदार्थ डीएनए हो सकता है, आरएनए हो सकता है, जीन हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है और लिपिड हो सकता है। और यही तय करता है, यही अनुवांशिक लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को ले जाता है। तो मैंने बताया था कि जो जॉनसन महोदय है उन्होंने क्या कहा था कि जीन ही वो कारक है जो एक अनुवांशिक लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को ले जाता है। आज थोड़ा सा एक चीज और देखेंगे। आज हम देखेंगे कि एलील्स किससे कहते हैं, यानी युग्म विकल्पी किससे कहा जाता है। तो देखो हम युग्म विकल्पी को अगर आप लिखना हो तो पहले लिख लो, उसके बाद से इसको समझाते हैं। लिखो, युग्म में विकल्पी शब्द बेटसन महोदय ने बेटसन महोदय ने सन 1906 ईस्वी में दिया था। 1906 ईस्वी में दिया था। एलील शब्द मिलकर बना है, एलीलोमॉर्फ से मिलकर बना हुआ है। एलीलोमॉर्फ से मिलकर बना हुआ है। क्या लिखे हो, एलील जो है एलीलोमॉर्फ का जानते हो क्या, इसको लिखो कैसे लिखे हो, पहले एक बार बोलो तो दोबारा। शब्द है, इसको सर्वप्रथम 1906 ईस्वी में किसने दिया था, बेटसन ने दिया था। किसने दिया था, एलील शब्द जो है एलीलोमॉर्फ का छोटा रूप है। एलीलोमॉर्फ का क्या है, छोटा रूप है। यह समान जीन के एकांतरणीय रूप को प्रदर्शित करता है। लंबा तथा बौना, लंबा तथा बौना। इसमें आपको यही बताया गया कि बेटसन महोदय ने क्या बताया था, इन्होंने कहा था कि एक समान जीन एकांतरित रूप प्रदर्शित करता है। एक समान जो जीन होता है वो क्या करता है, एकांतरणीय रूप को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। जैसे क्या है, या तो वो पौधा लंबा होगा यानी टॉल होगा, या क्या होगा, बौना होगा यानी ड्राफ्ट होगा। ये दोनों में से कोई एक हो सकता है। अब जीन या जीन प्रारूप या जीन रूप एक हेडिंग लिख लो, जीन प्रारूप या जीन रूप, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है जीनोटाइप। क्या कहा जाता है, जीनोटाइप। जीनोटाइप, ठीक है ना। देखते हैं जीनोटाइप कैसे लिख लो। किसी जीव का आनुवांशिक संगठन होता है
देखो बताया जा रहा है किसी किसी जीव का आनुवांशिक संगठन होता है, कैपिटल टी, देख रहे हो ना, यानी कभी भी ये पेयर में होता है, जोड़े में होता है। किसमें होता है? तो इसे कैसे लिखते हैं? कैपिटल टी टी, या कैपिटल टी स्मॉल टी, या लिखते हैं डबल स्मॉल टी। अगर डबल कैपिटल टी है तो वो लंबा होगा, और एक क्या है? कैपिटल टी है और एक क्या है? स्मॉल टी है, तो ये मध्यम वाला पौधा होगा। और ये क्या है? अगर दोनों स्मॉल टी है, यानी देखो कभी भी जो है ना ये पेयर में होता है। किसमें होता है? जोड़े में होता है। इसको जो अब देखो 3 तरह के पौधे होते हैं। एक तो बहुत लंबे होते हैं, जो टाल पौधे हैं। एक पौधे ना लंबे होते हैं ना बहुत छोटे होते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? मध्यम पौधे कहा जाता है। और एक क्या होता है? जो बिल्कुल ही क्या होते हैं? छोटे होते हैं, जिसको बौना पौधा कहा जाता है। तो लंबे पौधे को डबल टी से यानी डबल कैपिटल टी से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। और मध्यम वाले को किससे करते हैं? किससे करते हैं? स्मॉल टी, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। और बौने वाले को किससे करते हैं? दोनों स्मॉल टी से। पर संगठित होता है, लिख लिया हो तो अब ये लिख लेना, इसको लिख लेना। और लिखने के बाद लिखो नीचे जीव के जीन प्रारूप हैं। ये जीव के क्या हैं? जीन प्रारूप हैं। ये अलील के विशेष जोड़े होते हैं। मैंने यहाँ पे अलील लिखवाया है। अलील को एक चीज एक बार ध्यान सुनो, अलील कभी भी किसमें होता है? जोड़े में होता है। ये सब क्या है? अलील है। क्या है? जैसे कैपिटल टी क्या है? यानी लंबे वाले को क्या दिखाया गया है? कैपिटल टी से ना, तो अलील किसमें होता है? जोड़े में, इसलिए यहाँ डबल टी लिखा गया है ना, डबल कैपिटल टी लिखा गया है। ये मध्यम वाला है, तो एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। और ये बौने वाले पौधे हैं, तो इनको क्या लिखा गया है? यानी अलील कभी भी किसमें होते हैं? जोड़े में। अब लक्षण प्रारूप लिख लो। एक होता है लक्षण प्रारूप। अब लक्षण प्रारूप को कहा जाता है फिनोटाइप, इसलिए मैं इसको पहले लिखवा दे रहा हूं। अब जीनोटाइप फिनोटाइप निकालने की बात आएगी तो आप कहोगे सर ये जीनोटाइप फिनोटाइप क्या है? ठीक ना, तो दूसरा लिख लो फिनोटाइप। फिनोटाइप हाँ, फिनोटाइप यानी लक्षण प्रारूप। इसको हिंदी लिखा कहेंगे लक्षण प्रारूप। लक्षण प्रारूप को देखते हैं। देखो इसमें यह जीवों के लक्षण जैसे, ये जीवों के लक्षण जैसे रूप, रंग, लिंग तथा व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं। यानी रूप, रंग, लिंग और व्यवहार को प्रदर्शित क्यों करता है? फिनोटाइप। और ये क्या करता है? जीनोटाइप उसके आकृति को प्रदर्शित करता है। एक हेडिंग लिख लो, जीनोटाइप और फिनोटाइप में अंतर। पहले एक चीज समझो यहाँ पे, फिर इसको अंतर हम बताते रहेंगे। अभी आपने पढ़ा क्या? अलील के बारे में आपने पढ़ा। किसके बारे में पढ़ा? अलील के, युग्म विकल्पी के बारे में पढ़ा। तो युग्म विकल्पी में मैंने क्या कहा कि या तो पौधा क्या हो सकता है, यानी लंबा, मध्यम वर्गीय और क्या बौना, ये 3 प्रकार के पौधे मिलेंगे। अगर उनमें जो है लंबे वाले को किससे प्रदर्शित करेंगे? टी से। और मध्यम वाले को किससे करेंगे? यानी लंबे वाले को डबल टी से। इसको मैंने बता दिया ना। एक चीज बताओ, ये जो है कैपिटल टी और कैपिटल टी, ये क्या है? जीन है। क्या है? जीन। ये समान जीन है। ये क्या है? समान जीन। यानी दोनों में कोई अंतर नहीं है। यहाँ पर एक कैपिटल जीन है, एक कैपिटल जीन है और दूसरा क्या है? स्मॉल जीन। लेकिन दोनों जीन अलग अलग है कि नहीं है? एक बड़ा है और एक क्या, एक छोटा वाला जीन है। तो
तो दोनों में अंतर है कि नहीं है? और यहाँ पर भी क्या है? समान ही जीन है, क्योंकि दोनों बोने वाले ही प्रदर्शित कर रहे हैं। तो ये जो कैपिटल टी लिखा है ये सब क्या है? जीन है। इसी प्रकार यदि हम दो प्रकार के जीन ले लिए, मान लो दो प्रकार के जीन हमने क्या ले लिया, एक इसी को हम बताते हैं कि इसको हमने दो प्रकार के जीन ले लिया, एक कैपिटल जीन और एक क्या ले लिया? स्मॉल। ये दोनों क्या है? ये दोनों क्या है? विपरीत है, एक दूसरे से क्या है? एक लंबा है और ये दोनों अलील क्या है? ये दोनों अलील क्या है? ये देखो यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, एक बार फिर दोबारा समझो। मैंने क्या बताया? ये तो अलील है, ये क्या है? अलील है। और जो अलील होते हैं वो हमेशा किस में होते हैं? जोड़े में होते हैं। किस में होते हैं? जोड़े में होते हैं। यहाँ पे हमने, अगर हम जीनोटाइप की बात कर रहे हैं तो जीनोटाइप में हम क्या देख रहे हैं कि जो अलील है एक कैपिटल टी है और एक क्या है? स्मॉल टी है। ये दोनों क्या है? विपरीत, एक दूसरे के विपरीत क्या है? जीन है। एक दूसरे के क्या है? विपरीत जीन है। ये चीज ध्यान रखें। ये दोनों जीन जो है किसको प्रदर्शित कर रहे हैं? रिप्रेजेंट किसको कर रहे हैं? एक लंबाई को कर रहे हैं और एक छोटे को, यानी लंबाई और छोटे को कर रहे हैं। इसी प्रकार देख लो, पहले इसका आप अंतर लिख रहे थे ना, तो एक तरफ लिख लो जीनोटाइप, एक तरफ लिख लो फिनोटाइप। हिंदी क्या होगा? जीनोटाइप में क्या होगा? जीन प्रारूप, और फिनोटाइप में क्या होगा? लक्षणात्मक लक्षण प्रारूप होगा। इसमें लिखो जीन प्रारूप में लिखो, जीन प्रारूप, जीन प्रारूप जीव के जीनी संगठन को, जीव के जीनी संगठन को व्यक्त करता है, जो उसके विभिन्न लक्षणों को निर्धारित करता है, जो उसके विभिन्न लक्षणों को निर्धारित करता है। इसमें नंबर 1 लिखो, फिनोटाइप में नंबर 1 लिखो। लक्षणात्मक प्रारूप या लक्षण प्रारूप लिखो, लक्षण प्रारूप जीव के विभिन्न गुणों जैसे आकार, आकृति, देखो मैंने उसमें आकृति ये बता दिया, इसमें आकृति नहीं होता है जी, ये जीनोटाइप में मैं थोड़ा आज कंफ्यूजन में हूँ, बार बार डिस्टर्ब हो रहा हूँ। इसमें आकृति बताया था, जीनोटाइप में आकृति का नहीं प्रदर्शित किया जाता है, शुरू में मैंने बता दिया था। चलो इससे आप लोगों को पकड़ में आ जाएगा। क्या लिखे हो? जैसे आकार, आकृति, रंग एवं स्वभाव आदि को व्यक्त करता है। उसमें लिखो जीनोटाइप में नंबर 2, ये दिखाई नहीं देते हैं, जीन दिखाई देते हैं, इसमें लिखो नंबर 2, या दिखाई देते हैं। उसमें नंबर लिखो 3, समान जीन प्रारूप वाले जीवों का समान जीन प्रारूप वाले जीवों का लक्षण प्रारूप सदैव समान होता है। इसमें लिखो समान लक्षण प्रारूप वाले जीवों की समान लक्षण प्रारूप वाले जीवों की जीनी संरचना
समान हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। ठीक है, इसको बाकी अगले दिन बताएंगे। आप लोग वीडियो